नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बेटा हम देख रहे थे एचटेट 2020 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं। और ये 50 क्वेश्चन है हमारे मात्रात्मक योग्यता के 10 क्वेश्चन, तार्किक अक्षमता के 10 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं टोटल। और अगर मैं इंग्लिश में बात कर लूँ, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन। तो ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं, तो 1/3 वेटेज रखते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसको प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई बेटा, किसी सांकेतिक भाषा में बीट को UBFC कहा गया है, बीट को ये कहा है, काम को ये कहा है और शोर को क्या कहेंगे। In a coded language, beat is written as this and calm is written as this. How is shore written in the same language? तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, B से U और E से B। तो ऐसा कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना। इसको ऐसे किया गया है, पहली वाली डिजिट को पीछे वाली डिजिट से, दूसरी वाली को ऐसे ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हो। बी से अगला C, ई से अगला F, ए से अगला B, टी से अगला U। ऐसे ही सिमिलरली काम के लिए क्या करा होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। तो पहला वर्ड क्या आना चाहिए, N, L के बाद M, फिर A के बाद B, ऐसे D। तो हमें किसके लिए निकालना था, शोर के लिए निकालना था, शोर के लिए। तो ऐसे ऐसे कुल मिलाकर, मतलब आगे वाले से पीछे से शुरू करना है। आगे वाला जो है पीछे वाले से हमें शुरू करना है। E के बाद F, F कौन से वाले ऑप्शन में है, 2। ये ऑप्शन तो गए दोनों, ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो चले गए, F 2 में ही है। अब अगले से पता चल जाएगा O के बाद क्या आता है, R आता है। O के बाद आता है P। O के बाद क्या आता है भाई, सॉरी O के बाद क्यों देख रहे हैं हम, O के बाद नहीं देखेंगे ना, पीछे से देख रहे हैं। E के बाद F, तो R के बाद S, तो S वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन 1 क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। और O के बाद क्या आ जाएगा, P, और S के बाद T, तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को आगे बढ़ाओ, है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या को पूरा करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, DG, HK, LO, PS, ऐसे। तो अब देखो, पहले टर्म को देखा, D से H, ऐसा कुछ है, D से H 4 से 8, ठीक है। H से L, 4 का गैप आ रहा है। L से P, वही 4 का गैप आ रहा है। तो 4 का गैप, 4P 20, T आना चाहिए। तो T कौन से में है, ऑप्शन 4 में है T। ऑप्शन 4 में क्या है, T है। समझ में आ गई चीज़, नहीं आई। देखो D से H गया, फिर H से L गया और L से P गया,
P से T चला गया, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, फिर 4 का गैप। फर्स्ट इसकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी तो, ठीक है, फर्स्ट टर्म की बात की है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बेटा आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल से हम क्या करेंगे भाई, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं। एक कार 690 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 960 किलोमीटर इन 30 आवर, what will be the average of the speed। तो वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 490 है, और टाइम कितना है, 30 है। 0 से 0 गया, ये कितनी बार, 2 और 3, 23 किलोमीटर प्रति आवर, 23 किलोमीटर प्रति आवर। कौन सा ऑप्शन थर्ड क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। एवरेज क्या, बिल्कुल वही चीज़ आ गई। एवरेज तो तब होता है इसका कि भाई एक तरफ दूसरी स्पीड से आता है और फिर दूसरी तरफ से आता, लेकिन इसमें तो ये जाई एक स्पीड से रहा है, तो एवरेज वही आ गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला लगा दिया। चाल बराबर दूरी अपॉन दूरी अपॉन समय, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। यूनिट भी सेम थी इसलिए बिल्कुल सेम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमगत सम संख्याओं क्रमशः A B C D E का औसत 74 है, तो संख्या C और E का गुणनफल क्या होगा। द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर A B C D and E respectively is 74, then what is the product of C and E। तो क्रमगत संख्याएं हैं और सम है, तो देखो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी इवन होने के लिए क्या होगी, x+2 होगी। तीसरी क्या होगी, x+4 होगी। चौथी क्या होगी, x+6 होगी। पांचवी क्या होगी, x+8 होगी। यही तो होगी संख्याएं। अब इनका एवरेज दिया है भाई। एवरेज क्या होता है, क्या होता है एवरेज, इनका सम। एवरेज बराबर होता है सम, जो भी इनका सम करोगे, और नंबर ऑफ, मतलब कितने है ये, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है बेटा। तो एवरेज हमें क्या दिया है, 74 दिया है। सम हम निकाल लेंगे इससे। नंबर कितने हैं, 5 नंबर है, तो सम कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 0, 4 5 20, और 2 कैरी आएगा, 37, 370 आ गया। ये आ गया सम 370। अब इनका एडिशन इसके बराबर है, तो ऐसे करो, x+2, x+4, x+6, x+8 बराबर क्या है, 370 है। देखो 8 2 जा 10, 8+2 10, 6 और 4 10, 20 आ गया। तो ये 20 है, और x कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 x है, और ये 20, 370। 5x कितना आ गया, 370, तो x से डिवाइड हो जाएगा, 370/5, ये आ गया 5 7 35, और ये 74। तो x हमारा आ गया 74, ये हमारा आ गया 74। अगला क्या आएगा, 76, अगला क्या आएगा, 78, फिर क्या है 79, फिर क्या है 80। अब हमें मल्टीप्लिकेशन बेटा दिया है, मल्टीप्लिकेशन किसका दिया है, C एंड E का दिया है। क्या है वो हमें निकालना है। C क्या आ गया हमारा, यहाँ से देखोगे 78 है मेरा C, और E क्या है, 80 है।
सॉरी, देखो कैश क्या गलती हो गई। 70, ये क्या है, 74 निकाला था, फिर क्या गया 76, 78, ये 79 थोड़ा ना होगा, ये होगा 80, फिर ये हमारा 82, यही तो होगा। अब इनका ये आ गया हमारा 82। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने से जो आएगा, अब 6 आ रहा है, देखो लास्ट में, देखो मैं करता हूँ ना, 78 इंटू 82, अब 2 से चला 16। वैसे हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि 6 आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। देखो 8 टू 16, 1 कैरी, और ये 15। अब 8 8 जा 64, 4 और 6, और 8 66, 8 7 जा 56, और 6 62, तो ये 6 9 3 6, ये आ गया भाई। ये आ रहा है, तो ये तो भाई गलत है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, गलत है। इसके ऑप्शंस जो दिए गए थे हम लोगों को, वो क्या थे, गलत थे। आपके इसके अंदर क्या बोलते हैं, एस्टेट के अंदर इसके ऑप्शंस हमें गलत दिए गए थे। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके नंबर सबको प्रोवाइड कराए गए थे, इसके नंबर सबको प्रोवाइड कराए गए थे। इसके ऑप्शन बिल्कुल गलत है, आप साफ देख पा रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं किया है हमने, या कुछ गलत किया है बताइए। अगर आपको लगता है कि ये गलत किया गया है तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही है। और इसका आंसर हमारा आना चाहिए था 6396, और इसमें कोई सी भी संख्या आपकी 60,000 6,000 से ऊपर ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कुछ भी सही नहीं है, ये भी हटा दीजिए आप, है ना। तो इसका कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है बेटा। स्टार मार्क कर लिया गया है क्वेश्चन, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या दिया है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आय 10 वर्ष है। यदि आयु का अनुपात क्रम से 11:5 है तो पुत्र की आयु का क्या होगा। द एवरेज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर। द रेशियो ऑफ द एजेस इज 11:5 रिस्पेक्टिवली। देखो फादर को माना एफ और सन को माना ये, इनकी एवरेज, एक तो पहला चीज इनका अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है 11:5, और इनका औसत भी दिया गया है। औसत अभी निकालना सीखा है हमने, क्या होता है, टोटल ऐड, इनकी एज ऐड हो जाएगी और नंबर कितने हैं। तो एवरेज कितना बताया भाई, 40 बताया है। इनका सम कितना है वो हम निकाल पाएंगे, और कितने हैं ये 2 है, तो सम कितना आ गया 80 है इनकी टोटल एज। टोटल एज क्या है 80 है फादर और सन की मिला के, और रेशियो हमें दे रखा है 11:5 दे रखा है ना। इनको कर दोगे ऐड, कितना आ गया 16, तो 16 रेशियो बराबर हमारा 80 है। 16 रेशियो बराबर हमारा 80 है। तो अगर हमें निकालने किसकी है, पुत्र की निकालनी है, सन की निकालनी है, तो 1 का आ जाएगा 80/16, और पुत्र की निकालनी है, सन की निकालना है, सन का निकालना है ना, तो 80/16 × 5 यूनिटरी मेथड से। अब इसको कर पाएंगे हम 8 2 जा और ये 8 10 जा, तो कितना आ गया 25 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है,
बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें, कितना आसान क्वेश्चन आता है, बेहद आसान प्रश्न आते हैं। और इससे पहले वाला क्वेश्चन भाई वो गलत है। गलत क्या है, मतलब उसके ऑप्शन सही नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है वो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब देखते हैं आगे। ये फैक्ट है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अति व्यापत करेगी? हाउ मैनी टाइम बोथ नीडल ऑफ द क्लॉक विल बी ओवरलैप ईच अदर इन अ डे। तो ये करती है हमारी भाई 22 टाइम। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। 22 बार हमारी सुई टकराती है आपस में, ओवरलैप करती है एक दूसरे को एक दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है भाई, यदि शब्द फ्रेंड के प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णक्रम अनुसार जमाया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड फ्रेंड इज अरेंज्ड बाय देयर ऑर्डर इन इंग्लिश अल्फाबेट, हाउ मैनी लेटर विल नॉट चेंज देयर पोजीशन? तो क्या है, फ्रेंड दिया गया है, इसको ABCD फॉर्म में लगाना है और बताना है कि कितने लेटर क्या होंगे, चेंज नहीं करेंगे अपनी पोजीशन को। तो देखो, हमें पता है पहले क्या आता है, इससे सबसे पहले D फिर E, जो जो आता जा रहा है उसको काटते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आएगा F आ गया, फिर क्या आएगा LMN, फिर OP, सॉरी I आएगा, पहले I आएगा, फिर क्या आ गया, N आ गया, फिर आ गया R। यही आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो N के सामने सिर्फ N है, N क्या होगा, चेंज नहीं होगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और सब चेंज कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है कि एक हमारा N के अलावा, एक के अलावा कोई भी, सब अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हर अल्फ़ाबेट पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैंटीन में 7 दिनों के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है, तो अप्रैल और मई माह में कुल मिलाकर कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी? A canteen require 56 kg rice for 7 days. How many kg of rice will it required for month of April and May together? तो देखो, एक कैंटीन है, उसमें 26 किलो चावल लगते हैं, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए 26 किलो चावल लगते हैं, तो एक दिन के लिए 8 किलो चावल लगते हैं। अब हमें पूछा है किसके लिए, अप्रैल एंड मई के लिए। अप्रैल में 31 दिन और मई में 30 दिन, तो कितने दिन हो गए, 61 डेज हो गए। तो एक दिन में 8 किलो चावल लगते हैं, तो 61 में कितने चावल लगेंगे, 61 × 8 कितना हो गया, 488 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की बहन है। तो बताइए तस्वीर वाली महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है? पॉइंटिंग टुवर्ड ए फोटोग्राफ, विशाल से शी इज द सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हाउ द
वुमेन इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू विशाल। तो देखो, एक क्या है, विशाल क्या है, एक लड़का है, उसको पॉइंट करते हुए एक महिला क्या कहती है, पॉइंटिंग टुवर्ड ए फोटोग्राफ। हाँ, विशाल क्या कहता है एक महिला को करते हुए कि वो क्या है, सी इज द सिस्टर ऑफ माई ग्रांड फादर्स ओनली सन। तो इनके जो ग्रांड फादर है उसके ओनली सन क्या होगा, फादर होगा इसका, इनके फादर होंगे, उसकी सिस्टर। सिस्टर कौन होती है, हमारी बुआ होती है, या आप कह सकते हैं पैटर्नल आंटी होती है। तो उसका संबंध क्या है, साफ पता चल गया कि पैटर्नल आंटी है, बुआ है, बुआ है हमारी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सही है। दादा की इकलौता पुत्र था ना, दादा का इकलौता पुत्र क्या होगा, फादर होगा उसका। उसकी बहन है, बहन कौन होती है, बुआ होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला को उसके क्रम के आधार पर पूरा करें। कंप्लीट द गिवन सीरीज बाय देयर पैटर्न 20, 21, 25, 34, 50। तो क्या पैटर्न चल रहा है, तो देखेंगे। तो इसमें क्या हो गया ऐड 1, इसमें क्या ऐड हुआ है 4, इसमें क्या ऐड हुआ है 9, इसमें क्या ऐड हुआ है 16। तो आप देख पा रहे हैं 1, 4, 9, 16, फिर क्या आएगा 25। क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। अब 25 ऐड होगा किसके अंदर, 50 में 25 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, लेकिन हम पूरा करके जाएंगे आज, और मैथ को करेंगे कल से शुरू। तो इसलिए अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और लास्ट 5 क्वेश्चन फॉर फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन, then we will discuss about mathematical question that are come in our previous year examination। ठीक है, तो जो भी हमारे पिछले वर्ष प्रश्न आए हैं वो उस वीडियो के बाद हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 8,000 रुपये 15 वर्षीय दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त चुकाना होगा। ए मैन बोरो ₹8,000 एट द रेट ऑफ 15 पर kg फॉर 3 ईयर। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी पेड बाय हिम। तो सिंपल बात है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, I=PR/T/100, फिर इसमें P की वैल्यू रखोगे 8,000, फिर रेट रखोगे 15, फिर टाइम रखोगे 3 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इसे 100 से ये 0 कट जाएंगे और ये 15 3 जा 45 और 80, तो ये आपका आ जाएगा 0 और 8 5 जा 0 और ये 3600 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका तरीका नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है बिल्कुल। अब मैं क्या देखता हूँ, अब मॉडर्न टेक्निक से कैसे करते हैं इसको सोल्व। 15% है ना ब्याज, इसको करेंगे कन्वर्ट रेशियो में। ये कितना हो गया 5 3 जा और ये 5 20 जा, मतलब प्रिंसिपल क्या था 20 था प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट आया 3। ये है इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल, 3 इंटरेस्ट आया, 20 था हमारा प्रिंसिपल। अब 8,000 बराबर है 20 के, तो एक बराबर क्या हो गया 4,000। इंटरेस्ट कितना आया है, इंटरेस्ट कितना आया है 3 आया है, लेकिन 3 किसके लिए है, 1 साल के लिए है। अब हमें कितने साल के लिए निकालना है, 3 साल के लिए। तो 9
ये कितना हो गया, 9 साल के लिए हो गया। अब 4000 इंटू 9 कितना आ गया, 3600 रुपये आ गया, 3600 रुपये आ जाएगा। ये 400 होगा भाई, 20 से ये कटेगा ना तो 400 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3600 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी मेथड से कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, और हमारे नए मॉडर्न टेक्निक से आसान पड़ता है। क्यों पड़ता है, देखो कितनी जल्दी कर दिया हमने, कितनी जल्दी कर दिया ना। इसमें 15 इंटू 3 करना पड़ा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, और यहाँ पर सीधा 400 आया और 9 से मल्टीप्लाई करके 3600 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि क्यूब रूट ऑफ इसका ये बराबर, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें, वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क की। अब ये क्या है भाई, स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था, एक स्क्वायर रूट होता है और एक होता है हमारा क्यूब रूट। यहाँ पर 3 लिखा है तो ये क्या है, आपका क्यूब रूट है। अब इसके पेयर बनाने पड़ेंगे। अब मैं इसके पेयर अगर बनाऊं तो 3, क्या ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 8 27, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 3 6 जा 1, ये हो जाएगा 6 6 12, 6 6 12 और 5 17 और 18, ये भी 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 3 1 जा 3, ये आ जाएगा। 10 और 18, ये भी 3 से हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और ये 9, तो ये भी 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और ये 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर ये भी 3 से हो जाएगा। कितनी बार ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कितना वो आ गया, 3 3 के पेयर बनेंगे। कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया x इंटू 3। इसका रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो 3 के पेयर बनेंगे। ये कितना आ गया, 27, मतलब ये 27 का क्यूब होता है। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ये 27 का रूट है और ये आ गया 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27/3, दैट इज 9। 9 क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गई चीज, क्यूब रूट निकालना आ गया, क्यूब रूट निकालना आ गया भाई, ये होता है। और एक और टेक्निक है, उससे भी हम निकाल सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। ये ट्रेडिशनल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट भी है, उसमें आपका रिस्क रहता है ना। तो रिस्क क्यों ले, जब नंबर स्कोर करना ही है हमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इस आयत का क्षेत्रफल 143 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 147 देन फाइंड इट्स पैरामीटर। तो ये तो भाई सीटेड जैसा क्वेश्चन आ गया, सिंपल, बेहद आसान। क्या है, आयत दिया गया है। आयत क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, इसकी ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, यही तो होता है। ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई। अब हमें पता है
इन्होंने क्या दिया है, लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम ऑफ विड्थ, 3 गुनी है ब्रेड्थ की, ये चीज़ दी गई है। लंबाई क्या है, 3 गुना है किसके, चौड़ाई के, ठीक है, ये चीज़ दी गई है। अब देखो क्या है, और यदि इसका आयत भी दिया गया है, आयत क्या होता है, जिसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी तो होता है, तो एल इंटू बी क्या दिया गया है, 147। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर इसकी ये ऑप्शन 1 आ गया और ये 2 स्टेटमेंट हो गई, इसकी वैल्यू इसमें डाल दी, तो ये क्या हो गया, 3b इंटू बी 147, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 3 इधर ले जाएंगे, 147 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो गया। तो b क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, रूट लेंगे इसका 49 का, तो b 7 आ गया, b 7 आ गया, b 7 आ गया, तो l क्या हो गया, l क्या है, 3 गुना है b के, तो ये कितना आ जाएगा 21, l आ गया 21, b आ गया 7। अब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, हमें किसी चीज़ से भी मतलब नहीं है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जानते हैं ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी होता है। तो l और b क्या है इसके अंदर, l है 21 और ये है 7, तो ये 28 हो गया, 2 इंटू 28 कितना आ गया, 56 मीटर आ गया पैरामीटर, यही हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 क्या था, 56 मीटर था। तो समझ गए चीज़ें, ऑप्शन 1 क्या आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए भाई। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, आखिरी से एक पहला। तो दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किस प्रकार से समान हैं और अपना एक समूह बनाते हैं, वह एक विकल्प कौन सा है जो समूह से अलग है, मतलब ओड फाइंड करना है। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक in a certain way and so form a group. Which one which does not follow to that group? सितार, गिटार, वायलिन, फ्लूट। सितार, गिटार, वायलिन या बांसुरी। तो सितार भी कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है और गिटार हमारा इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाथ से बजाते हैं, और वायलिन भी कुछ इसी टाइप का होता है जो हमारा हाथ से बजाते हैं। लेकिन बांसुरी क्या है, इसको मुंह से बजाया जाता है, बांसुरी को मुंह से बजाया जाता है, तो ये अलग है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए चीज़ें, नॉलेज इसके अंदर थोड़ी रिक्वायर होती है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बेटा। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो चीज़ें। तो ये चीज़ें रहती है। अब अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं आज का आखिरी, और इसी के साथ एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, नारियल का जो संबंध कवच से है वही संबंध पत्र से किसका होगा। कोकोनट इज रिलेटेड विथ सील्ड इन द सेम वे लेटर इज रिलेटेड विथ। कोकोनट नारियल होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसको क्या कह रहे हैं, ये सील्ड कह रहे हैं। तो जैसे नारियल को, जो अंदर नारियल है उसको कौन कौन सुरक्षित करता है, सील्ड करती है। उसी प्रकार लेटर, जो चिट्ठी होती है, उसको कौन सुरक्षित करता है, पेन सुरक्षित करता है, नहीं। राइटिंग सुरक्षित करती है, नहीं। पोस्टमैन करता है, नहीं। तो एनवलप करता है।
चिट्ठी का लिफाफा, जो इस पे लिफाफा रहता है वही तो प्रोटेक्टेड करता है किस चीज़ को, हमारे लेटर को, हमारे आ, हमारे पत्र को। लिफाफा ही तो सुरक्षित करता है कि उसको कोई देख ना ले या उसका डाटा चुरा ना ले या कुछ कर ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही है और सेशन के अंदर मज़ा आता है तो भाई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है किसी भी कीमत पर, और शेयर करना भी नहीं भूलना है बेटा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई है। क्लियर हुई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।